प्यारे साथियों, हमने पूर्व की कक्षा में ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ा, जो कि भारत की प्राचीनतम लिपि है। और उसी संदर्भ में जो भारत की प्राचीनतम लिपि है, दूसरा नाम खरोष्टी लिपि का आता है। दूसरा नाम किस लिपि का आता है? खरोष्टी लिपि का आता है। खरोष्टी लिपि देखिए, इससे पूर्व जो सिंध प्रांत के जो लोग थे, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वे चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। तो चित्रलिपि इससे पूर्व की लिपि मानी जाती है। लेकिन भारत की जो प्राचीनतम लिपि है, जिसमें खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि थी, इसमें ब्राह्मी लिपि सबसे पहली मानी जाती है और खरोष्टी लिपि बाद की लिपि मानी जाती है। देखिए, खरोष्टी लिपि जाने से पूर्व हम खरोष्टी शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो खरोष्टी लिपि है वह हमारे यहाँ एक खरोष्ट नाम से ऋषि हुए। खरोष्ट ऋषि के नाम से ही खरोष्टी लिपि, इस लिपि का नाम पड़ा। दूसरी बात, इसको गांधारी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधारी लिपि। इसको काबुल लिपि भी कहा जाता है। काबुली लिपि भी कहा जाता है। देखिए, खरोष्ट लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि खरोष्ट ऋषि हुए थे, जिसके नाम से खरोष्ट लिपि कहा जाता है। अगर हम बात करें खरोष्ट शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ खरोष्ट शब्द का अर्थ है गद के ओठ वाला। गद के ओठ वाला। गद के ओठ वाला, इसका जो अर्थ है कि जो पूर्व में जो जितने भी लेख होते थे वह गधे की खाल पर अंकित किए जाते थे, यानी गधे की खाल के रूप में किए जाते थे। इसमें ईरानियों का भी एक मत सामने निकल के आया है कि गधे की खाल पर लिखने के कारण वहाँ खरपोस्त नाम से एक शब्द चर्चा में रहा। खरपोस्त शब्द एक चर्चा में रहा और इसी खरपोस्त से अपभ्रंश होकर के नाम क्या पड़ा? खरोष्ट पड़ा। और उसी के आधार पर हमारी लिपि कौन सी बनी? खरोष्टी लिपि बनी। अब हम खरोष्टी लिपि के बारे में, इसके समयावधि के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी समयावधि क्या रही थी। देखिए, दोबारा देखें, खरोष्टी लिपि जो है भारत की प्राचीनतम दो लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि और उसके बाद की जो लिपि है वह खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि जो है वह महर्षि खरोष्ट के नाम से नाम पर रही। और खरोष्ट का अर्थ होता है गद के ओठ वाला। प्राचीन में जो यूनानियों का मत के अनुसार गद के ओठ वाले का शाब्दिक अर्थ उन्होंने खरपोस्त रखा और इस खरपोस्त को अपभ्रंश करके ही खरोष्टी नाम दिया गया। खरोष्टी लिपि जो है, इसका दूसरा नाम गांधारी लिपि भी है, काबुली लिपि भी है। गांधार देश में और काबुल देश में प्रचलित होने के कारण इस लिपि का नाम गांधारी लिपि और काबुली लिपि नाम पड़ा। अब हम इसके बारे में, इसकी समयावधि के बारे में बात करते हैं। इसकी समयावधि कितनी थी और किस समय ये प्रचलन में थी? तो समयावधि इसकी है चौथी सदी से लेकर के चौथी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व तक ये प्रचलन में थी। 5वीं सदी में हुण शासकों के समय ये है लिपि का ह्रास हो गया, यह लिपि लीन हो गई, विलुप्त हो गई। दोबारा देखिए, समयावधि चौथी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व तक है और 5वीं सदी में यह लिपि विलीन हो गई, विलुप्त हो गई। किसके समय में? हुण शासकों के समय में। हुण शासकों के समय में जो यह लिपि है वह विलुप्त हो गई। अब हम बात करते हैं कि
इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? देखिए, इसके साक्ष्य जो हैं या प्रमाण कह सकते हैं, साक्ष्य या प्रमाण, इसके साक्ष्य या प्रमाण हम कह सकते हैं अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से इसके प्रमाण मिलते हैं। अशोक के अभिलेख, जिनमें से 2 अभिलेख ऐसे हैं जो कि हमारी इस खरोष्टी लिपि में लिखे गए, बाकी के जो अभिलेख हैं वे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब अशोक के जो अभिलेख हैं जो 2 कौन से हैं? एक है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख। यह शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है पाकिस्तान में स्थित है। और दूसरा मान सेहरा जो अभिलेख है वह भी पाकिस्तान में स्थित है। इन दोनों में जो हमें अभिलेख मिले हैं उनकी जो लिपि है खरोष्टी लिपि है। बाकी जितने भी अभिलेख मिले हैं वे सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कि ये खरोष्टी लिपि जो है इसकी भाषा कौन सी है। देखिए, खरोष्टी लिपि की जो भाषा है वह प्राकृत या पाली भाषा मानी गई है। खरोष्टी लिपि की जो भाषा है क्या मानी गई है? प्राकृत या पाली भाषा मानी गई है। ध्यान दीजिए कि जो खरोष्टी लिपि है वह उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के मथुरा तक इस लिपि का प्रचलन रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के मथुरा तक इसका प्रचलन रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत कह सकते हैं क्योंकि पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में अफगानिस्तान, तुर्किस्तान ये सभी भारत के ही अंग माने गए थे। तो उत्तर पश्चिमी भारत या उत्तर पश्चिमी देशों से लेकर के मथुरा तक ये लिपि प्रचलन में थी। कहते हैं कि उत्तर पश्चिम में जितने भी जो शासक हुए अरब के, यूनानी, ईरानी, इन्होंने अपने जो सिक्के हैं या कह सकते हैं अपने जो सिक्के कह सकते हैं, अभिलेख कह सकते हैं, ताम्रपत्र है, इन सभी पर जो लिपि अंकित की थी वह कौन सी थी? खरोष्टी लिपि थी उत्तर पश्चिमी देशों में। मथुरा में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। मथुरा में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। मथुरा में सिंह आकृति में एक अभिलेख मिला है। सिंह आकृति में एक अभिलेख मिला है जो कि खरोष्टी लिपि में अंकित है। सिंह आकृति में एक अभिलेख मिला है जो कि इसमें खरोष्टी लिपि में अंकित है। यह सिंह आकृति में जो अभिलेख मिला है वह महाक्षत्रप राजुल की पत्नी से संबंधित है, जिसमें सिंह की आकृति के आकार का मुकुट है, जिसपे उसी के संदर्भ को देखते हुए, उसी को इंगित करते हुए इसमें एक जो अभिलेख मिला है वह है हमारी इस खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि यह उत्तर पश्चिमी देशों से मथुरा तक इसके जो साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि इसके साक्ष्य जो हैं वह तक्षशिला, जो हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था, इसके पास जो जनपद थे छोटे, वहाँ से खुदाई में भी जो ताम्रपत्र मिले हैं उन पर भी खरोष्टी लिपि
अंकित है। उन पर भी खरोष्टी लिपि अंकित है, ताम्रपत्रों पर भी। चूंकि यह जानने में आया है कि यह जो लिपि थी, यह लिपि संदेश वाहक के रूप में थी, अर्थात संदेश भेजने का काम करती थी, संदेश के रूप में ज़्यादा प्रचलन में थी। अर्थात जो भी राजा महाराजा अपने संदेश को दूसरे राजा महाराजा तक पहुंचाते थे, तो वे इसी लिपि में लिख करके अपने संदेश को दूसरे राजा महाराजाओं तक पहुंचाते थे। अतः इसको यूं कह सकते हैं कि एक गुप्त लिपि भी कहा गया था, या यूं कह सकते हैं कि एक राजकीय लिपि भी कहा गया था। तो हम बात करते हैं खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि जो है, ध्यान दीजिए इसकी विशेष बात क्या है। खरोष्टी लिपि की जो विशेष बात है, बाकी सारी जो लिपियां हैं वह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन यह जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी विशेष बात में हम ये जानेंगे कि खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरी बात, इस लिपि में जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उन व्यंजनों में केवल, उन व्यंजनों में जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजनों में केवल ए स्वर ही मिलता है, केवल ए स्वर ही मिलता है, बाकी स्वर नहीं मिलते। अतः हम कह सकते हैं इसमें दीर्घ स्वरों का अभाव है। इस लिपि में दीर्घ जो स्वर है उनका क्या है, अभाव है। दूसरी बात, इसमें मात्रा स्वरों का अभाव भी है, मात्रा स्वरों का अभाव भी, अर्थात जितनी भी जो मात्राएं हैं आज की लिपि में जो हम पढ़ते हैं, वे मात्राएं इस लिपि में नहीं हैं। अतः मात्रा स्वरों का अभाव भी है। देखिए, ये जो इसकी विशेषताएं हैं, ये ही इसके ह्रास का मुख्य कारण बनी। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी लिपियां हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि की बाद में और भी प्रतिनिधित्व करने वाली लिपियां बनी, लेकिन खरोष्टी लिपि की कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि नहीं बनी, इसलिए इस खरोष्टी लिपि का ह्रास होता गया। और बाकी जैसे जैसे जो अरबी देश के जो जितने भी आक्रमणकारी थे, या अरब से जितने भी जो लोग आए थे हमारे भारतवर्ष में, तो वे भी ब्राह्मी लिपि को अपनाने लगे और इस खरोष्टी लिपि को छोड़ने लगे, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा चलन था। और इसमें इसकी विशेषताएं इसकी ह्रास का मुख्य कारण बनी, क्योंकि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जो कि विपरीत थी लिखने में भी, जिसका सही रूप नहीं था। दूसरी बात, इसमें व्यंजन में केवल ए स्वर ही रहता था और दीर्घ स्वरों का जिसमें अभाव था और मात्रा स्वरों का अभाव था। इस कारण भी यह लिपि ह्रास का मुख्य कारण बनी। खरोष्टी लिपि की कोई प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि नहीं है, अतः यह लिपि 5वीं सदी तक आते आते इस लिपि का ह्रास हो गया। हम कल की कक्षा में जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, इसके बारे में, इसकी विशेषता, इसकी कमियां और इससे संबंधित जो मुख्य विशेष बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय।